विद्यार्थियों, प्रश्नावली 4.2 न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार क्लास 10 और द्विघात समीकरण अध्याय 4। तो आज करेंगे हम दूसरा सवाल। इससे पहले वीडियो में हमने पहले सवाल को हल किया। अब हम क्या करेंगे दूसरे सवाल में। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में कहा गया है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जॉन और जीवयंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। बहुत ही सिंपल सवाल है। इसको हमें सिंपल सी भाषा में मैं पहले आपको बता देता हूं कि सबसे पहले क्या बातें कह रहा है वो, कि उसने कहा जॉन और जीवनी, यानी हमारे पास जॉन और जीवनी है प्लस जीवनी, जॉन और जीवनी। इसको थोड़ा हम पेंसिल से भी लिख सकते हैं। इधर हमारे पास जॉन प्लस जीवनी की बात कर रहा है, जीवयंती है। इनके पास टोटल कितने हैं? 45। अगर हम जॉन के एक्स मान लेते हैं, एक्स कंचे हैं, प्लस जीवयंती बराबर 45 कंचे होंगे, तो जीवयंती के पास कितने कंचे होंगे अगर हम लिखेंगे तो 45 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे। तो इस स्थिति को हम निरूपित कर लेंगे पक्के काम पर। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे माना, यहाँ पे हम इसके 2 भाग करेंगे क्योंकि ये सवाल लंबा हो सकता है, हमारे पास पेज छोटा ना रह जाए। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हल। दूसरे का पहला पॉइंट का पहला भाग का हल। तो लिखेंगे, क्या कह रहा है यहाँ पे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या, माना जॉन के पास कंचों की संख्या या कुल कंचे, जॉन के पास कंचे बराबर एक्स कंचे। मान लिया एक्स कंचे हैं जॉन के पास, तो जीवयंती के पास कंचे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था टोटल मिला के 45 कंचे हैं, तो जीवयंती के पास कितने कंचे होंगे? अगर हम जॉन के कंचे घटा देंगे उतने उसके पास कंचे होंगे। तो इसलिए माना जीवंती के पास कंचे सॉरी, जो भी है लिखेंगे 45 माइनस एक्स, क्योंकि कुल मिला के ये हमारे पास 45 थे, जैसे कि मैंने पहले आपको इस शर्त को कच्चे रफ काम पर करके दिखाया था। तो इतने कंचे होंगे 45 माइनस एक्स। तो दोनों ने 5-5 कंचे खोने के बाद, अब लिखा है दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं, तो इसलिए प्रश्न से अब 5-5 कंचे खोने के बाद प्रश्न से क्या आएगा, वो तो है ही, हमें पता प्रश्न से ही है। 5-5 कंचे खोने के बाद, जो इसमें कहा गया है 5 कंचे खोने के बाद दोनों ने खो दिए कंचे, तो कंचे खोने के बाद क्या होगा हमारे पास? 5-5 कंचे खोने के बाद इनके पास कंचों की संख्या क्या होगी? खोने के बाद जॉन के पास कंचे कंचे होंगे x माइनस 5, और 5-5 कंचे खोने के बाद कंचे खोने के बाद, यहाँ पे खोने हम छोड़ दिए, लेकिन खोने के बाद, तो खोने के बाद हम लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या। जीवंती के पास
कंचे, तो जीवंती के पास कंचे क्या होंगे, तो 45 है, लिखेंगे हम इसको। 45 में से 5 घटा देंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 40, तो 40 माइनस एक्स आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी आप समझ गए होंगे कि कैसे आया, क्योंकि हमारे पास, हम इसको रफ काम में दिखा देते हैं। अगर घटाएंगे जीवंती के कंचे, जैसे 45 है यहाँ पर, 45 माइनस एक्स है, और 5 और घटाएंगे तो यहाँ पर 40 माइनस एक्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 40 माइनस एक्स आ जाएंगे। अगर हम इस तरह से इसको मान लेते हैं, 45 कंचे हैं, 45 माइनस एक्स है हमारे संग कंडीशन, और माइनस 5 करेंगे तो 40 माइनस एक्स आएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी हमारे पास यहाँ पे शर्त के हिसाब से ये x माइनस 5 यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 40 माइनस एक्स हो गए कंचों की संख्या, 5 कंचे खोने के बाद। उसके बाद कहता है प्रश्न से के 45 कंचे और 5 खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्न अनुसार, प्रश्न से लिखेंगे, थोड़ा छोटा ही करके लिखें ताकि आपका टाइम भी बचे एग्जाम में। तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों के जो कंचे खोने के बाद जो उनका गुणनफल है, तो क्या होगा प्रश्न से, x माइनस 5 की गुणा करते हैं किसके साथ, 40 माइनस एक्स के बाद, गुणा करने पर इनका गुणनफल कितने के बराबर है, 124 के, ये बता रहा है प्रश्न से। तो अब इनके आपस में हम गुणा कर देते हैं, एक्स की 40 से गुणा होगी तो 40 एक्स हो गया हमारा, एक्स की 1 से गुणा होगी तो माइनस के एक्स का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि अंदर माइनस है। अब इधर माइनस के 5 है, तो 5 की माइनस 40 से गुणा होगी तो क्या आएंगे, माइनस के 5 चौके 20, 0 एक और है वो 200 हो जाएंगे, और एक माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस के 5x बराबर 124 है। तो आगे बढ़ेंगे इस तरह से। तो क्या आया हमारे पास, 40x माइनस एक्स का वर्ग माइनस 200 प्लस 5x। तो यहाँ पे 40x प्लस के हैं और 5x भी प्लस के हैं, तो आपस में हम इसको स्क्वायर को, जो द्विघात समीकरण है, दो घात है जिसकी, इसको आगे कर लेंगे, और माइनस यहाँ पे आगे ले लेंगे, और प्लस के 40 और 5x पर जुड़ जाएंगे, तो ये टोटल प्लस के 45x हो जाएंगे, माइनस 200 हैं और बराबर 124 है। तो अब क्या करेंगे, ऐसे करने के बाद जो है इसका पक्षांतर कर लेंगे, इधर आगे बढ़ेंगे, तो माइनस एक्स का वर्ग, तो ऐसे ही है, प्लस 45x और माइनस 200 और 124 साइड में आ जाएंगे और बराबर में हो जाएंगे 0। अब क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे आगे चलते हुए यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स का वर्ग प्लस 45x और माइनस 200 में से 124 घटा देंगे, ये माइनस माइनस जुड़ के, घटाएंगे नहीं, जुड़ जाएंगे, माइनस के निशान है, तो ये हो जाएंगे 324। अब हमारे पास 324 आ गए हैं। तो आपको पता ही है द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम इसमें से हम ना ये माइनस एक्स जो है माइनस दे रखा है, इसको कॉमन निकाल लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बच गया एक्स का वर्ग, और ये 45 जो है ये माइनस के 45x हो जाएंगे क्योंकि इसमें था, और ये 324 प्लस के हो जाएंगे, और ये 0 से बाहर जाके ये 0 ही हो, ये माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहती, तो हमारे पास आ जाएगा आगे बढ़ने पर एक्स का वर्ग माइनस 45x प्लस 324। तो क्योंकि उसने कहा था कि इनको गणितीय निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये गणितीय रूप में व्यक्त हो गया है, इस प्रकार ये हमारा होगा आंसर। अब इसको गणितीय रूप में व्यक्त करने को कहा गया था उसने, तो हमें सिर्फ गणितीय के रूप में ही व्यक्त करना है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हम कंचे भी निकाल सकते हैं, तो इस प्रकार से ये हमारा होगा आंसर, जितना हमें सवाल में कहा गया है। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सवाल दूसरे ही भाग का। इसमें क्या कहता है, एक कुटीर उद्योग है, दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में है, यानी से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 थी, हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। हम क्या ज्ञात करनी है, खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि
कितने निर्माण कर रहा है और क्या बराबर है, क्या सारी चीज़ें पढ़नी होंगी इसमें ध्यान से। तो इसको एक सवाल करने में 10 मिनट लग गए हैं। अभी बढ़ते आगे सवाल की ओर। तो पहले लिखेंगे क्या मांगा है, उस चीज़ को लिख लेंगे, और इसकी भी 2 लाइनें इधर से इधर लगा लेंगे, क्योंकि हमें इस सवाल को इसी में सॉल्व करना है, हल करना है। तो लिखेंगे हल। सबसे बड़ी बात क्या है, एक दिन में कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो लिखेंगे क्या निकालना है हमें, उसे दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे एक दिन में निर्मित किए गए, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। माना, लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने कितने निर्मित किए गए खिलौने की संख्या क्या है, बराबर x संख्या है, किए गए खिलौने x। तो खिलौनों की संख्या भी लिख सकते हैं या खिलौने भी कह सकते हैं। खिलौने की निर्मित किए खिलौने x, उनकी संख्या है, x संख्या है। क्या करता है, प्रति खिलौने का मूल्य 55 रुपये में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो प्रत्येक खिलौना का मूल्य है, जो उसका मूल्य बता रहा, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त किए खिलौनों के बराबर है। तो लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो उसके बराबर था। कुल निर्माण लागत कितनी बता रहा है, तो कुल निर्माण लागत लिख लेंगे यहाँ पे। कुल निर्माण लागत बराबर कितनी बता रहा है, 750। कुल निर्माण लागत तो 750 रुपये है। तो खिलौनों की संख्या लागत इतने रुपये बन रहे हैं, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा। तो लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर है। तो यानी जो हमने प्रतिदिन के हिसाब से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने कितने x हैं, तो इसलिए लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर कितने का बता रहा, 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या, तो 55 माइनस x है, ये बताया उसने। तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार या प्रश्न से कहता है कि कुटीर उद्योग दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 है। किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। और सबसे पहले तो इसमें पहली शर्त हमारे पास क्या लिखी गई है कि दी गई समस्या को हल कीजिए। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है, जो कि हमें उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि इसकी गणितीय रूप में हमें व्यक्त करना है इस सवाल को। तो हम इसे गणितीय रूप में ही व्यक्त करेंगे। तो प्रश्न से क्या बनता है हमारे पास, क्योंकि इसमें उसने बताया है प्रत्येक खिलौने की मूल्य इतना है और लागत भी इसने 750 दी हुई है, तो कुल निर्माण लागत इतनी है। तो कुल निर्माण लागत किस चीज़ के बराबर होगी हमारी, तो सबसे बड़ी बात तो इसमें ये समझना होगा, सबसे निर्माण लागत जो है इसमें बराबर होगी, गुणा के बराबर होगी किसके, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या गुणा प्रत्येक दिन के खिलौनों का मूल्य। तो उसके बाद हमारे पास कितने निर्माण लागत कितनी आ रही है हमारे पास, 750 रुपये। तो प्रश्न से लिखेंगे, इसलिए प्रश्न से x गुणा 55 माइनस x ब्रैकेट में बराबर टोटल मिला के आ रही है हमारे पास 750। तो यही तो आ रही है शर्त प्रश्न से, तो यही बन रही है कि प्रतिदिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x गुणा प्रत्येक खिलौने का मूल्य
बराबर टोटल लागत कितनी बन रही है 750। तो क्या बनेगी हमारे पास आगे सोल्व करने पे सवाल को, इसे आगे यही शर्त बन रही है ना। तो हमारे पास जिसके आपस में गुणा कर लेंगे, एक्स की गुणा करी 55x हो गया यहाँ पे, और माइनस एक्स से गुणा हुई तो माइनस एक्स के स्क्वायर आ गया, और बराबर बराबर हमारे पास 750 है। इनको ऐसे ही लिखेंगे अभी माइनस एक्स स्क्वायर को जो है आगे कर लेंगे, प्लस के 55x इधर लिख लेंगे, और एक्स 55x और एक्स स्क्वायर हो गया था, तो 750 और 55x इधर ले आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 750 बराबर 0 है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आगे बढ़ेंगे, तो क्या करेंगे, आगे बढ़ने पर माइनस एक्स का कॉमन ले लेंगे तो एक्स का वर्ग हो जाएगा, और माइनस 55 के 55x हो जाएंगे माइनस के, और 750 जो है ये प्लस के 750 हो जाएंगे, और बराबर 0। तो जो ये माइनस का पॉइंट है उधर जाके 0 ही बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, गणितीय रूप में तो -55x प्लस 750, ये इसका गणितीय रूप आ गया। तो इस प्रकार से यही हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें जैसा कहा गया है सवाल के अंदर कि क्या नाम है, गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए दूसरा और पहला सवाल। तो जैसे पहले सवाल में कहा गया निम्न गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमारे पास इसका गणितीय रूप में हमने यहाँ पर व्यक्त कर दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x जो है हमारे पास यह गणितीय रूप में है। इस द्विघात समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो हम इन सब का मूल्य निकाल लेंगे आसानी से। तो इस प्रकार से यह भी सवाल हमारा हल हुआ। अब इसके बाद हम करते हैं तीसरा सवाल। तो प्यारे विद्यार्थी तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। तो तीसरे सवाल में क्या कह रहा है, इस चीज़ को हमें समझना होगा। यहाँ पे समीकरण द्विघात समीकरण तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये तीसरा सवाल है, ये उससे अलग है, इसलिए इसको भी ऐसी दो लाइन यहाँ पे लगा लेंगे अगर हमारे पास होता है सॉल्व ये। तो 17 मिनट हो गए यहाँ पे। इसके बाद हमारे माना इसमें दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बहुत सिंपल सान है। माना पहली संख्या, हल लिखेंगे, हल माना पहली संख्या बराबर x। इसके बाद लिखेंगे दूसरी संख्या, पहली संख्या ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैं थोड़ा करके दिखा देता हूँ कच्चा रफ काम। कि मान लिया हमने, हमारे पास दो संख्याएं हैं। पहली संख्या हमने मान ली x प्लस दूसरी संख्या, ये पहले बोल रहा है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना है, उनका जोड़ जो है 27 है। तो हमारे पास अगर पहली संख्या हमने मान ली x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें इधर दूसरी संख्या करेंगे। तो पहली संख्या को क्या करना पड़ेगा, 27 से माइनस एक्स करना पड़ेगा। इससे हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यही यूज़ हम यहाँ पे करेंगे फॉर्मूला। तो माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या इन दोनों का योग बताया ना इसने 27 है, तो 27 माइनस एक्स होगी। तो अब क्या करना है, और ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो लिखेंगे प्रश्न से, इसलिए प्रश्न से कहता है कि दोनों का गुणनफल लिखेंगे, x गुणा में है 27 माइनस एक्स बराबर कितना, 182। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, आगे बढ़ेंगे। 27x हो गया यहाँ पे, और माइनस एक्स से गुणा हो जाएगी तो x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में हमारे 182 है। तो एक्स स्क्वायर को जो है इधर ले आएंगे, 27 के साथ गुणा हुई थी तो 27x आया ना, ये क्यों नहीं लिखा, सॉरी, चाहेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम एक्स स्क्वायर को वर्ग को आगे लिख लेंगे क्योंकि इसकी घात ज़्यादा है, और ये प्लस के 27x बचे यहाँ पे, और इसको 182 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएंगे यहाँ पे, इधर लाने पर माइनस के 182 और बराबर 0। तो अब जो है इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो x का वर्ग, माइनस कॉमन आ गया तो 27 जो है माइनस के हो जाएंगे यहाँ पे, और ये 182 जो है प्लस के हो जाएंगे क्योंकि माइनस के हैं।
और बराबर 0। तो अब जो है ये -0 की तरफ जाके 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा हमारा, 0 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास समीकरण आ जाएगी x² -27 27x प्लस 182। तो अब इसमें क्या करना है, हमारे पास ये प्राप्त होगी संख्या। तो हमें इसमें क्या है ना, पहली संख्या की गुणा अंतिम संख्या से गुणा कर देंगे, फिर इसका जो अंतिम संख्या आएगी उसका वर्गमूल निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करके हमें क्या देखना है, ऐसी संख्या दो ज्ञात करनी है जिनका गुणनफल जो है वो 182 के बराबर हो प्लस के, और जिनका योग जो हो वो -27x के बराबर हो। तो सबसे पहले हम प्यारे विद्यार्थियों क्या करते हैं इसमें, तो हमारे पास मैंने इसको स्थिति ऐसी प्रकार की जो स्थिति आ जाए तो हम इसको सोल्व करने का यही तरीका बताया है। तो इन दोनों की गुणा हो गई तो हमारे पास 182 एक्स का स्क्वायर, पहली संख्या और दूसरी संख्या भी हमने गुणा कर ली। तो अब 182 का हमें क्या करना है, 182 का हम वर्गमूल निकालेंगे गणनखंड विधि से। 2 में 18, 2 एकम 2। अब क्या आएगा, ये 7 पे जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचे 7 21, 13 सत्ते 91। तो हमारे पास 13 एकम 13, हमारे पास गुणनफल क्या है 14 और गुणा 13। 14 गुणा 13 करेंगे तो ये 182 आएगा, और 14 प्लस 13 करेंगे तो 27 आएगा। तो हमें क्या करना है कि हमारे माइनस के 27 आए और गुणनफल कितने आए, यानी ये। तो क्या लिखेंगे हम इनमें लिखेंगे -14x और -13x। तो इन दोनों को ही हम ऐसे हिसाब से लिखेंगे तो हमारे पास संख्या बन जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों बढ़ते हैं सवाल के आगे की ओर। हमारे पास दो मान आ गए हैं 14 और 13। लिखेंगे x का वर्ग, बढ़ेंगे आगे की ओर, x का वर्ग और -14x लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे -13x और प्लस के 182 बराबर 0। अब इसमें क्या कॉमन है हमारे पास, इन दोनों संख्याओं में हमारे पास x कॉमन है, तो इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे आगे बढ़ने पर। तो अंदर क्या बचा, x -14, इस x से कट जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, -13 x बचा, और बाहर माइनस है तो अंदर प्लस है, तो बाहर की वजह से माइनस अंदर हो जाएगा। इसको भी काटेंगे तो 13 एकम 13, ये 14 पे कट जाएगा। 13 एकम 13 बचे कितने 5, 13 चौके 52, 14 पे कट जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, इनमें से दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x -14 एक आ जाएगा और x -13 एक आ जाएगा हमारे पास बराबर 0। तो अब इनमें से इनके मूल ज्ञात कर लेंगे हम यहाँ पे। तो मूल क्या होंगे हमारे पास, एक तरह से मूल निकालेंगे तो 0 से इसकी तुलना करा देंगे यहाँ पर एक तरह से, जो भी हमें निकालना है। तो x -14 बराबर 0 कर देंगे और x -13 को भी बराबर 0 कर देंगे। तो x बराबर, आगे बढ़े तो क्या हुआ, ये प्लस माइनस के हैं 14 इस साइड में जाएंगे तो प्लस के 14 हो जाएंगे। तो ये x बराबर 13 इधर 0 के इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास जो संख्याएं आ गई हमारे यहाँ पे करने पे, तो दो संख्याएं हैं ऐसी। तो ये हमारे पास इसलिए लिखेंगे पहली संख्या, चाहे आप 14 लिख लो चाहे 13 लिख लो, आपकी इच्छा है। तो इसलिए पहली संख्या बराबर 14, दूसरी संख्या बराबर 13, यही हमारा होगा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल को मैंने बहुत प्यारे तरीके से कर लिया। अब हम इसके आगे करते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या कहा गया है, इसमें कह रहा है कि चौथे सवाल में हमें कहा गया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हमें ऐसे धनात्मक पूर्णांक देखने हैं जिनका वर्गों का योग इतना हो 365, जो बताया गया इसमें। तो सबसे पहले हमने माना, हम जो कर्मागत का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं जो होती हैं वो कर्मागत ही होती हैं, उनको कर्मागत संख्या कहते हैं। दो कर्मागत, दो कर्मागत का मतलब होता है, कर्मागत का मतलब होता है जो क्रम में हो, 1 2 3 4 5 6, अगर x है तो x+1 लिखी जाएगी, x+2 लिखी जाएंगी, ऐसे करके लिखी जाएंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने आपको बता दिया। तो क्या कहा है इसमें कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनका वर्गों का योग 365 हो। तो हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, तो इसमें लिखेंगे हल। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हमने माना x।
तो क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो दूसरा क्या होगा, तो मैंने पहले ही बताया था क्रमागत के हिसाब से बता रहा। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो होगा हमारे पास x+1 होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद क्या कहता है ये, जिनके वर्गों का योग, तो लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग करेंगे, वर्ग का मतलब होता है x की पावर भी 2, वर्गों का योग, वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग हो रहा है ना, तो x+1 का वर्ग, इन दोनों का वर्ग कर देंगे, का योग कितना बता रहा है, बराबर 365। ये कहा है इसने प्रश्न से। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला, ये तो ऐसे ही एक्स का वर्ग तो आ जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा a+b का होल का वर्ग, सूत्र लगेगा यहाँ पे a+b का होल का वर्ग, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है, जिसे आप कच्चे में भी लिख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर a+b का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये होगा, तो इसी फॉर्मूले को इसमें लगाना होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं सवाल में, इसको x का वर्ग लिख देंगे ऐसे ही, प्लस इसमें सोल्व करेंगे x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 1 का वर्ग होगा 1 ही रहेगा, प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स होगा क्योंकि 1 का 1 ही रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो 1 ही रहेगा। तो कुछ 365 आ गया। अभी हमने हल कर लिया, तो अब क्या है, समीकरणों के हिसाब से, जो द्विघात समीकरणों के हिसाब से लिख देंगे, क्या होगा हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर है जो, इनको 2x का वर्ग लिख देंगे, ये उनकी घातों के हिसाब से लिख देंगे, प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। अब इधर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो 2x का वर्ग प्लस 2x, अब ये +1 है, 365 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे इधर, और बराबर में 0 हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे ऐसे ही, लिखेंगे 2x का वर्ग प्लस 2x, अब यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस हो जाएगी, माइनस के कितने बचेंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, तो 364 बचेंगे यहाँ पे, बराबर 0। इन दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 इनमें सब में कॉमन है, तो x लिख दिया यहाँ पे, 2x का वर्ग, 2 कॉमन हो गया इसके, इससे 2 कट गया यहाँ पर, ये बचेंगे प्लस के x, और इनको भी काट देंगे, 2 एकम 2, वो 2 अट्ठे 16, और 2 दूनी 4 बराबर 0, और ये 2 बराबर के 0 के उधर चला जाएगा, तो 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या आया, x का वर्ग, आगे बढ़ने पर x का वर्ग प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो अब मैंने पहले बताया कि पहली संख्या की गुणा अंतिम संख्या से गुणा करने पर, तो यहाँ पे फिर हमारे पास 182 प्राप्त हो गया, 182 प्राप्त हो गया, तो 182 का हम वर्गमूल निकालेंगे, 182 वर्ग का स्क्वायर, कि हमारे पास जो गुणनफल है वो 182 आए दो संख्याओं का, और जब उनकी प्लस या माइनस की जाए, गुणा घटा की जाए, तो प्लस के x बचे। तो ऐसी संख्या हमारे पास क्या होगी, ऐसी संख्या हमारे पास 182 का अगर हमने वर्ग पहले भी निकाला था पहले सवाल में, तो वो भी 13 और 14 ही आया था, तो इस बार भी वही 13 और 14 का मान ही होगा। तो प्यारे विद्यार्थी, लिखते हैं क्या है हमारे पास, क्या आएगा, लिखेंगे x का वर्ग प्लस 14x, और प्लस के आना चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 13x, घटा में क्योंकि प्लस के ज़्यादा हटने हैं, तो इसलिए माइनस के 182 लिखेंगे यहाँ पे, और बराबर में 0। तो इनमें दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों संख्या में कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लिया, तो x प्लस 14 आएंगे, x कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन आ जाएंगे, तो अंदर माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो प्लस हो जाएंगे, जब गुणा करेंगे ये काटेंगे इसको, माइनस माइनस से कट जाते हैं आपस में, तो 13 एकम 13, और 13 चौके 52, क्योंकि यहाँ पे 18 में से 13 गए 5 बचेंगे, और ऊपर के 2 उधर गए, 13 चौके 52। तो अब इन दोनों में से क्या करेंगे हम, यहाँ पे x बराबर 14 कॉमन आ जाएंगे, एक बार x प्लस 14 हो गया यहाँ पे कॉमन आगे बढ़ने पर, और दूसरा क्या कॉमन आएगा, x माइनस 13 बराबर 0। अब इनको 0 के बराबर इनके मान निकालेंगे मूल एक तरह के, तो x बराबर प्लस 14 बराबर 0 रखेंगे, और x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर 14 जो है 0 से उधर जाएगा, तो माइनस के 14 हो जाएगा, इसलिए
x बराबर 13 को उधर करेंगे तो ये प्लस के 13 होंगे। और क्योंकि हमने धनात्मक पूर्णांक माना था तो हम x बराबर 13 को धनात्मक पूर्णांक के रूप में यहाँ पे लेंगे, क्योंकि ये धनात्मक है, क्योंकि ये धनात्मक है। ठीक है ना, तो इसलिए धनात्मक है तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए हमारा पहला पूर्णांक क्या होगा, इसलिए पहला पूर्णांक है हमारा x बराबर 13। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक 13 प्लस 1 यानी 14। तो यही हमारा आंसर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक भी हमने ज्ञात कर लिया और उनका वर्ग का योग भी बता दिया। इस प्रकार से हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात हो गए। अब इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं, पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार सेंटीमीटर कम है तथा यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। इस पे यहाँ पे से ये एक आधार और एक कर्ण है, इसमें दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, दो भुजाएं। एक समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री की, समकोण मतलब 90 डिग्री की भुजा। त्रिकोण समकोण त्रिभुज बनाइए और जिसकी ऊंचाई जिसके आधार 7 सेंटीमीटर कम हो, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो। तो 13 सेंटीमीटर कर्ण बता रहा है यहाँ पे, संख्या 13 सेंटीमीटर बताई। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो माना कि आधार का जो है x मीटर है, x सेंटीमीटर है, और उसका जो है ये जो उसका वो है लंब जो है, हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मानते हैं, इसको c। तो कितना है, x माइनस 7 बता रहा है, x माइनस 7 हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज बना ली अपनी। उसके बाद इसमें हमें सिद्ध करना है कि हमारे पास ये सब आ गया है। तो इसके बाद हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की मान कर लिया हमने यहाँ पे, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिखेंगे। पाइथागोरस हल लिखेंगे सबसे पहले, हल पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिखेंगे। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हमारे पास क्या है, पाइथागोरस समकोण त्रिभुज है और हमारे पास कर्ण दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो होता है हमारे पास फॉर्मूला, सूत्र जो है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब हमारे पास क्या चीजें दे रखी है उन्होंने, एक तो हमारे पास कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना दे रखा है, 13। और हमारे पास आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है x, प्लस लंब कितना दिया हुआ है, x माइनस 7 का वर्ग। तो पहले प्यारे विद्यार्थी हम इसको यहाँ पे कुछ सोल्व करते हैं, कितना सोल्व होता है ये, उसके बाद इसको आगे हम निकालेंगे सारा कुछ, भाग इधर निकालते हैं कुछ इधर। तो प्यारे विद्यार्थी सबसे पहले क्या करेंगे, आगे बढ़े। यहाँ पे 13 तेरियम 169 होता है। 13 तेरियम का जब वर्ग करेंगे, ये हमें याद होना चाहिए ज़बानी, एक्स का वर्ग आ जाएगा यहाँ पे। और इसको हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वही a प्लस बी का होल का स्क्वायर का, वो फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल का स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। a का वर्ग हो गया, लिखेंगे x का वर्ग माइनस माइनस और माइनस दो बार होगा तो इसका हो जाएगा प्लस 749, ये 49 आ जाएगा, लिख देंगे फिर भी से फॉर्मूले के अनुसार। लिखना चाहें तो आप इसको लिखेंगे 7 का वर्ग, ऐसे प्लस में हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस है तो अंदर माइनस माइनस का जब वर्ग होगा तो प्लस ही आएगा बाहर भी। तो इसके बाद जो है प्लस माइनस 2ab, माइनस 2ab, 2ab का मतलब है x गुणा में 7 लिखा जाएगा। तो प्यारे इधर से आगे बढ़ेंगे, 169 बराबर x का वर्ग प्लस x का वर्ग प्लस
49 माइनस 14x आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ गए होंगे आप यहाँ पे। तो ये प्लस के क्यों आए, क्यों माइनस माइनस जो है अगर आपस में गुणा होती है तो जुड़ जाते हैं, उनके माइनस का चिन्ह प्लस में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास आया, क्या आएगा हमारे पास 49। तो क्या होगा आगे संख्या, हम इसको क्या करेंगे 169 को उस साइड ले जाएंगे, उस तरफ लिख लेंगे और इसको आपस में इधर कर लेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले बराबर में, तो इनमें दोनों को आपस में जो जो घातें आपस में एक जैसी हैं उन जुड़ जाएंगी। तो ये हो गया x का वर्ग माइनस 14x प्लस के 49 है और बराबर हो गया 169। अब क्या करेंगे 2x का वर्ग, आगे बढ़ेंगे, माइनस 14x, ये प्लस के 49 है, 169 को इधर ले आएंगे पक्षांतर करके, इधर माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। तो क्या प्राप्त होगा आगे बढ़ने पर 2x, और ये सब ऐसे ही लिखेंगे अभी क्योंकि इसको हमें वहाँ पे घटाना है, माइनस 14x, यहाँ पे माइनस प्लस के कम है और ज़्यादा है तो ये माइनस के होंगे, 9 का 9 गए 0 और 16 में से 4 गए 12 बराबर 0। अब इनमें दोनों 2 कॉमन ले लेते हैं तो तरफ से, तो x का वर्ग हो गया माइनस 2 सत्ते 14 7x, और ये भी कट जाएगा 2 छिके 12 बराबर 0, और ये 2 उधर 0 से उधर गया तो ये 0 हो जाएगा भाग्य गुणा करने पर। तो हमारे पास x का वर्ग माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब ये प्राप्त हो गया, इसको आगे हमें सोल्व करना है कि हमारे पास जो गुणनफल आए संख्याओं का वो तो 60 आए, 60 आए और 60 आए, 60x का स्क्वायर आए, और जो जमा है उसका योगफल जो हो वो -7 के बराबर हो। तो ऐसी संख्या कौन सी बनेगी, तो 60 का हम वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले 60 का हम गुणनखंड विधि से कर लेंगे, 30 दूनी 60, फिर 15 दूनी 30 और 3 5 15। तो ऐसी संख्या कौन सी आती है हमारे पास, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, नहीं 3 5 15 और 2 दूनी 4, ये आती है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 12 गुण 5, 12 गुणा 5, 12 पंजे 60 होते हैं और 12 में से 5 गए 7 बचते हैं। तो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी, ये x लिखेंगे x का स्क्वायर जिनका गुणनफल माइनस में हो और उनका भागफल इतना है। तो प्लस के लिखेंगे 12, ना माइनस के 12, सॉरी माइनस के 12x प्लस के 5x और माइनस के 60 बराबर 0। तो आगे बढ़े, x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 आगे और यहाँ पे प्लस के 5 कॉमन ले लिए, तो ये x बचा और 5 एकम 5, 12 पंजे 60, माइनस के 12 बराबर 0। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास बढ़ने पर, तो इसमें से x माइनस 12 दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 12 एक कॉमन आ गया और एक x प्लस 5 कॉमन इनमें से ले लिया बराबर 0। तो आगे सोल्व करते जाएंगे हम इसको, तो लिखेंगे जो हमारे इनको फिर शून्य से इसकी तुलना कर देंगे इनके मूल निकालने के लिए। तो x, इसलिए आगे बढ़े, x माइनस 12 बराबर 0 इधर कर लेंगे और x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे। तो x बराबर 12 से 0 उधर चला गया तो प्लस के 12 आ गए, इधर x बराबर 5 0 से इधर जाएगा तो माइनस के 5 होंगे। तो क्या निकालना है हमें, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो भुजाएं कोई भी है जो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हमें धनात्मक ही लेनी पड़ेगी। तो धनात्मक हमारे 12 है, तो माना पहली भुजा जो है x का मान आधार जो है हमारे पास, इसलिए आधार लिखेंगे 12 सेंटीमीटर है, इसलिए आधार की भुजा, इसलिए आधार बराबर आया 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए तब हमारे पास लंब प्राप्त होगा। तो लंब जो होता है वो x माइनस 7 है, तो 12 माइनस 7 कर देंगे तो बराबर कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमारे पास ये दोनों प्राप्त हो गए, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यही हमारे दोनों आंसर होंगे, आधार और लंब, ये हो गया हमारा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। प्यारे विद्यार्थियों छठे सवाल में क्या कहता है कि हमारे पास
छठा सवाल है, इसमें कहता है कि द्विघात समीकरण का कि कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपये उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के 3 गुने से अधिक थी। यदि उस दिन कोई कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो इसमें क्या पूछ रहा है वो हमें ये देखना होगा। उसने बोला तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे माना निर्मित प्रतिदिन माना निर्मित प्रतिदिन एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग को निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुणे से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। माना एक दिन में मान लो, लिखेंगे यहाँ पे हल। मान लो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x, तो एक दिन में वो जो है x बर्तन बनाता है। तो उसके बाद प्रत्येक निर्माण की प्रत्येक नग की लागत इसलिए क्योंकि उसने क्या बात कही यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों कि प्रत्येक नग की लागत क्या होगी, क्योंकि वो कह रहा प्रत्येक नग की लागत, उसमें बताया उसने कि अगर एक दिवसीय दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत यानी नग की लागत अगर हम देखते हैं नग की लागत तो क्या था, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या कितनी है हमारे पास x, उसके क्या कहता है 2 गुणे से, उसके 2 गुणे से कितनी है 2 गुणा कर दिया से 3 अधिक है प्लस 3 कर दिया, तो क्या आएगा हमारे पास 2x प्लस 3। दूसरी शर्त के अनुसार जो है उससे ये बात पूरी हो रही है, इससे हमें ये अंदाजा हो रहा है। तो इसलिए लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत, इसलिए प्रत्येक नग की लागत मूल्य कितना है इसका, तो लागत मूल्य जो है इसका 2 गुणा किसके है बर्तनों की संख्या से x गुणा में प्लस 3 अधिक है, तो ऐसे 3 अधिक है तो 2x 3, ये हमारे पास कंडीशन आ गई यहाँ पे। तो कुल निर्माण लागत क्या होगी, इसलिए हमारे पास कुल निर्माण लागत पर्सन से ही, कुल निर्माण लागत तो ऑलरेडी इसने दे रखी है यहाँ पे, कुल निर्माण लागत कितनी दे रखी है 90, तो इसलिए कुल निर्माण लागत हमारे पास ऑलरेडी 90 दी है। कुल निर्माण लागत दे रखी है उसने 90 रुपए। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या बनेगी हमारे पास कंडीशन, प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से लिखेंगे, जितना छोटा लेंगे उतना आपका टाइम भी बचेगा। तो प्रश्न से लिखिए आप, तो x इंटू एक्स इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जब हमारे पास बर्तनों की संख्या है और प्लस नगद की लागत है तो टोटल कुल लागत के बराबर हम इसको करेंगे, तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2x प्लस 3 ये गुणनफल करेंगे, यानी गुणनफल कितना आएगा 90 आएगा। तो आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे गुणनफल करेंगे 2x का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, इसके x के साथ गुणा हुई प्लस के 3x आएंगे बराबर 90। तो आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा 90 को साइड में पक्षांतर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x का वर्ग प्लस 3x माइनस के 90 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, कुछ कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। तो क्या होगा हमारे पास संख्या में पहले अंक की अंतिम अंक से गुणा कर जो आएगा उसका वर्गमूल गुणनखंड निकालेंगे, और जो सेंटर में बचा है
उतना प्लस या माइनस का वो बचना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस के 3x हैं, तो ये हमारे पास प्लस के 3x आने चाहिए। तो ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास इन दोनों की गुणनफल करके जो हमारे पास पहले और अंतिम भाग है वो 90 और उसकी गुणा करके हमारे पास आया 180। तो 180 का क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल निकाल लेंगे। कितना आएगा, 2 नी में 18, उसके बाद 2 पे जाएगा, हाँ 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 45 का जाएगा 45, और 45 जाएगा 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, हाँ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो 15 किस पे जा सकता है, 15 भी जाएगा, 3 पंजे 15। तो 5 किस पे जाएगा, 5 पे। तो हमारे पास क्या आ गए, 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। लेकिन इनसे हमारे पास 3 तो का भाग तो नहीं आ रहा कि 3 बचे, ऐसा कोई संख्या करके। तो ऐसी तो संख्या नहीं अभी समझ में आ रही। तो ऐसी संख्या हम करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। 12 और गुणा 15 करके देखते हैं तो क्या मान पुट होता है। हाँ, 12 और 15 ऐसी संख्या है जिनसे हमारा माइनस करने पर ये 3 बच रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा, तो इसमें हमें सबसे पहली बात जो है ये देखना होगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे 3x माइनस 12 है। तो हमें ऐसी भी संख्या इस हिसाब से मैनेज करनी होगी इसमें पुट करते टाइम, कि ताकि उनका जो मान जो हो वो सही से पुट भी हो जाए और संख्या अच्छे से सोल्व भी हो जाए। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या चीज़ का ध्यान देना होगा, जैसे हमारे पास दो संख्या आई ना 12 और 15, तो यहाँ पे जैसे 2 जो है 12 से कट जाता है, तो 12 को पहले लिख लेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे आगे बढ़ने पर 2x का वर्ग माइनस 12x पहले लिख लेंगे यहाँ पे, और इधर लास्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्लस के 15x और माइनस के 90 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इनमें 2x कॉमन आ जाएगा इस भाग में, तो x लिखेंगे, x माइनस 6, 2 6 12 पे कट जाएगा ये, तो यहाँ पे प्लस के 15 को कॉमन ले लेंगे, तो x अंदर माइनस है तो प्लस बाहर है तो माइनस ही रहेगा, 15 6 90 बराबर 0। तो इधर क्या हुआ आगे बढ़ने पर, एक तो इनमें से दोनों में से माइनस एक 6 में से एक कॉमन आ जाएगा, 6 एक कट जाएगा उससे, x से एक बचेगा। तो बाकी क्या बचा हमारे पास दूसरा बचा 2x प्लस 15 बचेंगे बराबर 0। तो अब इनका क्या करने का, हम इनके मान लिख लेंगे 0 के बराबर करके, x माइनस 6 बराबर 0, और ऐसे ही 2x प्लस 15 है, इसको भी ऐसे ही बराबर के 0 के बराबर कर लेंगे। तो x में ये बढ़ाएंगे आगे, तो क्या है, x माइनस 6 है तो ये प्लस के 6 बचेंगे यहाँ पे, और ये 2x बराबर जो उधर जाएंगे 0 से तो माइनस के 15 हो जाएंगे। तो x बराबर क्या होगा, माइनस के 15 बटे 2 आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे बड़ी बात है कि जो लागत है वो माइनस में नहीं हो सकती, वो जमा में ही होगी। तो इसलिए धनात्मक पूर्णांक जो है 6 है, तो 6 को हम लेंगे, इसमें धनात्मक संख्या है तो इसलिए इसको ये प्लस की है, इसलिए से इस संख्या को हम लेंगे, धनात्मक संख्या को। तो इसलिए लिखेंगे बर्तनों की संख्या, इसलिए बर्तनों की संख्या जो एक दिन में बनते हैं, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या जाएंगे बराबर 6, और प्रत्येक नग की लागत, इसलिए प्रत्येक नग की लागत, वो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे x का मान रख देंगे, पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 गुणा 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 और प्लस 3 15। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ गया 6 बर्तनों की संख्या और लागत 15, यानी इस प्रकार से हमारे पास दो आंसर आ गए, 6 और 15 आंसर होंगे। इसलिए बर्तनों की संख्या और ये हमारे पास दोनों आंसर होंगे, 6 और 15 ये हमारे आंसर होंगे, यानी प्रत्येक नग की लागत और 6 रुपये जो है इसकी संख्या हो गई, और वो नग की लागत इतनी, तो लिख देंगे भाई बर्तनों की संख्या 6, एक ये और एक ये दो हमारे आंसर होंगे 6 और 15। तो इसको लिख देंगे 6 और 15, यही हमारे दोनों आंसर आएंगे। इसको आप सही से करके लिख सकते हो, चाहे इसमें बर्तनों की संख्या 6, प्रत्येक नग की लागत
15 ये सब आंसर है। ठीक है, इसके बाद ही हम प्रश्नावली का होता है अंत। नेक्स्ट प्रश्नावली हम अगली बार करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।